जिस पर ये पूरा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो आप थोड़ा सा सोचिए, तो कहता एक समा था जब समा नहीं था। क्या कहता? समय था जब समय नहीं था। एक समा था जब समा, ये साइंटिफिक सेंग है, ये कथन वैज्ञानिक है। पहले मान लो कि एक समा था जब समा नहीं था। यार क्या बात कर रहे हो आप, कौन से वैज्ञानिक हो? पहले मान रहे हो कि एक समा था जब समा नहीं था। इसका मतलब क्या है? ये है, यहाँ से डिस्टॉर्शन शुरू होता है, विज्ञान का डिस्टॉर्शन है ये। फिर आप कहते हैं महा धमाका हुआ। अगर बाहर हवा ही नहीं है तो धमाका सुनाई देगा किसी को? मैं बोलता हूँ तो हवा है, इसके जरिए तरंग बनती है, आपको सुनाई देता ना। तो महा धमाका कैसे हो गया भाई, अगर बाहर है ही नहीं सी कुछ? बस फोड़ तो मान लीजिए कि फैलाव हो गया, महा धमाका, बिग बैंग कैसे हो गया भाई आपका? फिर आप कहते हैं कि वहाँ से प्रसार हुआ। अगर बाहर स्पेस नहीं था तो भाई स्पेस कहाँ से हो गया? तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया इसमें? उसने धारणाओं को चेंज करने का काम किया। आइंस्टीन के आइंस्टीन के ज़माने तक क्या है कि समा टाइम वन डायमेंशन है। तो इसने क्या उस बुक में क्या साबित किया कि नहीं, ये टू डायमेंशन है। तो आप मान लेंगे ये डिस्टॉर्शन है। मगर वो वैज्ञानिक है, उन्होंने कैसे साबित करने की कोशिश की? सिंगुलरिटी के हिसाब से। मार्क्सिज्म या मैटर है जो वो डायलेक्टिकली बयान करता है सभी बात को। ये सिंगुलरिटी का क्या है? यहाँ से शुरू हुआ और ये फैल रहा है। इसमें फैल रहा है कि वो एग्जांपल क्या अपनी बुक में देते हैं। मान लीजिए एक टेबल पर चाय का कप पड़ा है, वो गिर जाए फर्श पर, वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ये समय के फैलाव का वहन है, उसके कहने मुताबिक डायरेक्शन है। फिर समा पूरा विकास करने के बाद रुक जाएगा, फिर वापस मुड़ेगा। बिग बैंग है, फिर बिग क्रंच होगा। जब वापस आएगा तो फिर उस प्याले का क्या होगा कि फर्श पर जो खिल गया, बिखर गया, वो इकट्ठा होगा, वो मुकम्मल होगा, उसमें चाय भी आएगी तो वो टेबल पर चला आएगा। ये उसकी बुक में है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैंने कहा कि भाई ये मार्क्सिज्म के ख़िलाफ़, जो मेटलिस्टिक डायलेक्टिक्स है उसके ख़िलाफ़ सिंगुलरिटी का हमला है, इसका जवाब देना चाहिए। तो उसमें स्पेस एंड टाइम की जो उसने क्या बना दिया कि स्पेस को यूनिवर्स के साथ मिक्स कर दिया, यूनिवर्स और स्पेस एक बना दिया। उसने कहा कि यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ, ये फैल रहा है, और उसकी कर्व बना दी कि यहाँ तक है। तो उसको उससे आगे क्या है भाई? अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो फिर आपकी डायरेक्शन ये हो गई कि जो आइंस्टाइन ने कहा था या विज्ञान कहता है या रियलिटी है कि स्पेस एंडलेस है, 3 डायमेंशन है, इसका कहीं भी खात्मा नहीं होता। तो आप तो उसकी सरहद बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? तो फिर ये खोजने के बाद कि भाई उन्होंने कंसेप्ट चेंज किए हैं। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं बनेगी, बात समझने की है, अगर आपका कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, गलत दिशा में चला जाएगा, तो रिजल्ट भी हो जाएंगे। इसलिए मुझे ये जो बेसिक कंसेप्ट थे कि नेचर क्या है,
स्पेस क्या है, टाइम क्या है, जो फिलॉसफी के सवाल हैं, तो इनको डील करना पड़ा। तो उसको खोजते खोजते जो आपके सामने पेश किया उसका विस्तार हुआ। और क्या है मज़ेदार बात क्या है, इंडिया में तर्कशील सोसाइटी चलती है, सुनी होनी आप, है आपके भी। तो उन्होंने भी यहाँ ये बुक लिख दी, समय का इतिहास। थोड़ा सा आप सोचिए, इतिहास किस चीज़ का होता है? जो शुरू होती है, जो समाप्त होती है। तो समा सदीवी है या शुरू हुआ? तो फिर वो वही बात कि एक समा था जब समा नहीं था, क्योंकि आप पैदा करना चाहते हैं तो खुद आप ही अपनी बात का विरोध कर रहे हैं। ये विज्ञान नहीं है, इसलिए कि फ़िलॉसफी को डिस्टॉर्शन की ओर ले जाने के लिए उन्होंने कंसेप्ट चेंज किए हैं। किनके कहने पर किए है? वो कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म को स्थायी रखना चाहता है, उन्होंने। एक और यहाँ ही बात कर दें, एक और आदमी है 97 ईयर का, अभी जिंदा है, वो भी एक पर्चा निकालता है। उसके पर्चे का नाम है मंथली रिव्यू। जितने बुक सेंटर हैं प्रोग्रेसिव, CPI, CPM, दूसरे सभी के, सभी यूनिवर्सिटियों के लेक्चरार जो आप अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, उनके पास वो प्रचार था, खरीद के लेकर आते हैं मंथली रिव्यू। उसको निकालने का काम कौन कर रहा है? नॉन चॉम्स्की नाम का उसका एडिटर है। वो भी एप्स्टीन फाइल में आ गया। 2,70,000 करोड़ रुपया उसको फंडिंग का भी वहाँ से निकल आया। आपने देखा, अगर नहीं तो पढ़ लेना। भाई उसको क्यों दे रहे हैं? वो ताकि वो डायरेक्शन है। ये वो आदमी है जिसने कम्युनिस्ट शब्द को पूरे संसार में कम्युनिस्ट की जगह लेफ्ट शब्द को अडॉप्ट करवा दिया। अब कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं बोलते, लेफ्ट पार्टियां बोलते हैं। तो कंसेप्ट चेंज हो गया या नहीं हुई? वहाँ से कमेटी, कोई कहे कि एप्स्टीन एक आदमी है, नहीं, वो एक कमेटी का आदमी है, उसका मुखिया है। वो ब्लैकमेल कैसे करना है किसी को, किसी देश के मुखी को, वो तो उनका साधन है जो बच्चियों का। दूसरा, कैसे किसी को अपने चुंगल में फंसाकर ब्लैकमेल करना है, वो तो उसका काम है। मगर मिशन तो बहुत बड़ा है। क्या है? कैपिटलिज्म को स्थायी करना है। अगर आप इसको समझने में असमर्थ होगे तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। यही कहेंगे कि बच्चियों का शोषण हुआ। हाँ हुआ, मगर ये तो एक पार्ट है। किस बात के लिए किया? अगर मोदी को ले जाना है, उसके से डांस करवाना, उसकी फिल्म बनानी है, तो ब्लैकमेल करना है ना। अगर ट्रंप को करना है तो ये करना है ना। इजराइल, जब पिछले साल ये मंच का प्रयास आरंभ किया ना, डॉक्टर साहब बोल के गए थे, चेयरमैन है उनके, तो यहाँ मैंने ये कहा था कि मेरी समझ में इजराइल आइडियोलॉजिकल जो फाइट है, जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, उसको मॉडर्नाइज करने का काम कौन कर रहा है? वो इजराइल कर रहा है। उनकी बुक है, मार्क्स का तो था ना, मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक्स, मटेरियलिज्म डायलेक्टिकल, ये तो डायलेक्टिक्स की बात हो गई। तो उसकी दूसरी बड़ी देन कौन सी है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो सुबह लेक्चर शुरू करेंगे। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उसका संक्षेप नाम है, पूरा नाम क्या है? मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पदार्थवादी मूल्यांकन। तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने लिख दी सेपियन, शायद आपने पढ़ी होगी, आजकल बड़ी चर्चा में है। और जो अपने लोग,
सेपियन, हरारी। हाँ, तो अब जितने भी यूपीएससी के लेक्चर दिए जा रहे हैं, क्लासेज होती हैं ना, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनकी क्लासेज नहीं मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मार्क्स का नहीं है, हरारी की बुक का रेफरेंस है कि नो कैसे आया। उसी किताब में आखिरी पेज में पढ़ोगे तो क्या मिलेगा कि भाई ये सिंगुलरिटी का है। पहले सिंगुलरिटी बताऊंगा, सिंगुलरिटी बाद में क्या है। सिंगुलरिटी का स्टीफन हॉकिंग ने शुरू किया और सोसाइटी की सिंगुलरिटी पेश करने का काम हरारी ने कर दिया। हरारी कहाँ का है? इजराइल की एक यूनिवर्सिटी का कैपिटलिज्म का एडोलॉग है इस समय, और सभी जगह वो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। इवन कम्युनिस्ट पार्टियों के लेक्चरार भी उसकी किताब का जिक्र कर रहे हैं, मार्क्स का जिक्र छोड़ रहे हैं। आपको ताजुब होगा कि यार क्या क्या डायलेक्टिक्स छोड़ दी, कैसे सेपियन मतलब सूझवान मनुष्य मतलब चलता चलता यहाँ आ गया, वो कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ पहुँचेगी कि दूसरों की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है उस किताब का। जो अगर आप रिजल्ट निकालोगे तो क्या कि जिसके पास एआई का कंट्रोल है वो ही वाइज मैन है, उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। कहाँ लेकर जा रहे हैं अब लोग, कौन सोचेगा ये? हम तो बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, आपके सामने ही है ना, जो कुछ होना है आपके समक्ष होगा ना, आपको झेलना पड़ेगा ना। अगर वो सिंगुलरिटी का मतलब है जैसे बिग बैंग से शुरू हुआ, विकास हुआ, अंतम तक विकास 15 लाख वर्ष होगा, 13 लाख कुछ तो हो गया, कुछ और होगा, फिर वापस मुड़ना शुरू हो जाएगा, फिर बिंदु में सिमट जाएगा, फिर कुछ ठहरेगा, फिर धमाका होगा। ये सिंगुलरिटी है। तो मैं ये कहूँ कि कंसेप्ट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में लेनिन ने एक बहुत कमाल की बात कही थी, उसका जिक्र इस किताब में है, आप पढ़िएगा। जब लेनिन रूस में इनकलाब हो गया तो वहाँ एक पर्चा निकलता था, उसका नाम था मिलिटेंट मटेरियलिज्म। जुझारू, मिलिटेंट को खाड़कू भी कह देते हैं कुछ तर्जुमाकार, जुझारू मटेरियलिज्म। तो लेनिन ने उस बात पर एक पॉइंट आउट किया, वो आपको समझना चाहिए, सभी लोगों को समझना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कहा कि उस पर्चे का संपादक खुद लिख रहा है कि आइंस्टाइन ने मटेरियलिज्म पर कोई सीधा हमला नहीं किया। आइंस्टाइन तो साइंटिस्ट है, उसने मटेरियलिज्म पर कोई सीधा हमला नहीं किया, मगर पूरी की पूरी बुर्जुआजी ने आइंस्टाइन को अपनी पक्ष में करने के लिए ये कह दिया कि बिग बैंग का सिद्धांत है जो ये उनकी देन है, ये उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो उन्होंने एक वार्निंग दी, कहीं भी मटेरियलिज्म मिलिटेंट बना लीजिए मगर मिलिटेंट तो रहने दीजिए। अगर किसी भी फिजिक्स की नई डिस्कवरी का, उसके नए किसी पहलू को जानने का, डिस्कवर करने का अगर फिलॉसफी के साथ मेल नहीं बैठता, मटेरियलिज्म के साथ मेल नहीं बैठता, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत ढंग से पेश किया गया है। वो मटेरियलिस्टिक और फिजिक्स अलग नहीं हो सकती। इसलिए वो कहते हैं, मेरा मानना और कहना ये है कि मटेरियलिस्ट है जो और जो डायलेक्टिक्स को जानते हैं, इन दोनों का एक मिला जुला कमेटी होना चाहिए
वो बहस करके इसका नितारा करना चाहिए। ऐसे ही जो कैपिटलिस्ट अपने पक्ष में साइंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके बारे में अवेयर रहे, जागरूक रहे, ताकि इसका नुकसान ना झेलना पड़े। तो अब कहाँ उसने उसी लेख में ये कहा कि मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई वैज्ञानिक छोड़ा ही नहीं जो कोई नई खोज करते हैं उस खोज को सरमाएदारी अपने इस्तेमाल के लिए उनके कंसेप्ट है जो वो चेंज करने का काम करते हैं। तो लेनिन के तो बाद आया ना स्टीफन हॉकिंग, तो आपके सामने पूरे का पूरा रिज़ल्ट है। और आप जब भी सोचेंगे कि भाई ये कहना कहाँ का वाजिब है कि टाइम का इतिहास होता है, अगर जन्म होगा मृत्यु होगी तब इतिहास होगा, जो सदा होता है सदी भी है उसका कोई इतिहास नहीं होता। इसलिए ये कहना अपने आप में कि एक समा था मान लिया, समा शुरू करने की बात ये पीरियड के साथ जुड़ा है। इसने मुझे करेक्ट किया था कि मैंने कहा था कि भाई पीरियड उसको जानने के लिए साधन कह दिया था, यूनिट कहना ज़्यादा वाजिब है कि पीरियड है उसके अलग यूनिट है। बड़ा यूनिट कौन सा है? लाइट ईयर का है, मिलेनियम का है, 1000 वर्ष का, फिर सैकड़े का सेंचुरी का है, फिर हम कहते हैं कि ईयर का है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि भाई डे ईयर ये कहाँ से आ गए, ये हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का सवाल है, कल हल करेंगे। मगर अगर हल हो जाए तो फिर उनकी बात तो अपने आप पता चलेगी ना कि भाई वो गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहता था कि भाई जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के ऊपर पूरा केंद्रित करो, कंसेप्ट की धारणा ठीक रहेगी और ठीक होने के साथ साथ उसमें निखार आना चाहिए। निखार का क्या मतलब है कि इस ढंग से पेश हो कि उसका कोई दुरुपयोग गलत वरतों ना कर पाए। सो ये जो टाइम की परिभाषा की है, हमने डिफाइन किया, तो वो क्या है, लिखा पहले ही है मगर उसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत थी ना। कहाँ कि भाई जो मैटर है ये सदा गति में है और ये तब्दील होता है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना। तो तब्दील होने का कारण ढूंढ लिया कि भाई कैसे होता है, अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई नई चीज़ मिलेगी तब होगा। तो इतिहास में अगर आप जाति देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, अमीबा के बारे में आप जरूर पढ़ा होगा। वो अपने आप बड़ा होता है तो फिर दो जगह हो जाता है। क्यों हो जाता भाई, ये देखना पड़ेगा ना कि उसके भीतर कोई नई चीज़ शामिल हुई है तब बड़ा होता है। फिर वो दो हो जाता है क्योंकि वो पहले अलहदा होने की व्यवस्था में है। फिर ऐसी स्थिति आई कि यहाँ वो नहीं हो सकता, तो फिर यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की ओर बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। ये है वो बातें जिनको समझने की ज़रूरत है कि कैसे, अगर वो मिलेगा नहीं तो नया नहीं होगा ना, नई फॉर्म नहीं होगी ना, नया रूप नहीं होगा ना, चेंज नहीं होगी ना। इसका मतलब क्या है कि मिलने के बाद ही नई चेंज है जो वो चलती है। ये फिर आपको खोज करने के लिए, नई से नई खोज करने के लिए भी उत्साहित करती है और आपको एक मौका प्रदान करती है कि भाई आप भी कोई नया खोज के नया काम करके दिखाओ। तो मैं ये इसलिए ये कहा कि स्टीफन हॉकिंग या नॉम चॉम्स्की ये हमारे लोगों के नहीं थे, प्रोलेटेरिएट के नहीं थे। इन्होंने डिस्टॉर्शन करने का काम किया। और हुआ क्या, हमारी यूनिवर्सिटियों में से क्या लोग करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, वो गाइड करने का काम कर रहे हैं ना। वो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा खिलाफ, कौन सी चीज़ उनमें से मिटा दी जाए
ताकि इसका जो पुंगरने वाला, आगे बढ़ने वाला अंकर है वो खारिज कर दिया जाए। मार्क्सवाद को, पूरे मार्क्सवाद को उन्होंने कानूनी मार्क्सवाद में बदल दिया। कानूनी मार्क्सवाद का मतलब है कि मार्क्सवाद का नाम भी लो, मगर वो मार्क्सवाद जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सकता है, जो बुर्जुआजी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कहने के लिए है। वो कैसे है, कल वाले लेक्चर में वो लेंगे। सो ये बात इसलिए करना जरूरी था। मैं नींद आने लगी, कईयां नूं तो रोटी बाली खा के लगदे है, जां मैं बोर करन लग गया। सौण दा काम नहीं करना, पानी पूनी पी लो, छिट्टे मार लो, तो कुछ मिनटों में ये इस बात को पूरा करेंगे। जो खुद सो जाए ना, वो कहता मेरी और ना झाँकें, तो दूसरे उन कहता ये सो गया शायद। ऐसे किया ना आपने। चलो ओके, आगे बढ़े। तो क्या ये जो चेंज हो रही है, विकास हो रहा है, चेंज विकास है ना। मैंने कहा ना कि मैटर का भी विकास हो रहा है। अगर मैटर का विकास नहीं होता तो दिमाग है जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैटर है, ये सुपीरियर बनता तो पहले से बेहतर बन रहा है ना। सभी कुछ चेंज हो रहा है। कैसे कैसे चेंज हो रहा है उसको समझना, उसकी गति को समझना, गतियों के कितने रूप है उनको समझना, तो आप जान जाएंगे ना कि मैकेनिक्स कैसे समझना है, फिजिक्स कैसे समझना है, केमिस्ट्री कैसे समझना है, बायोलॉजी कैसे समझना है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री भी आनी चाहिए ना। अगर केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए ना। अगर फिजिक्स जानना तो आपको मैकेनिक्स भी आनी चाहिए ना। तो सभी से ऊपर वाली गति कौन सी है? सोशल गति है ना। फिर सोशल स्टडी भी आना चाहिए ना, कि समाज का जो ये कैसे चलता है, वो आगे पढ़ेंगे कि कैसे। सो पूरे के पूरे विज्ञान का, सो जो नेचर में, नेचर का क्या मामला था? नेचर क्या है? मेटेरियलिस्टिक मोशन का नाम नेचर है ना। तो ये नेचर छोटा सा, आपको शायद उसका लाभ नहीं होगा, पंजाब वालों को होगा। गुरु नानक ने 9 खंड इस्तेमाल किया शब्द, एक 9 खंड। ये 9 खंड की है, पंजाबी है। हाँ नहीं, खंड हिस्से नूं कहंदे आ। 9 खंड वो किवें बनाउंदे आ? जिहड़ी पहला धारना चली आउंदी है, धरती है जिहड़ी वो 7 दीपां विच वंडी भी है ना, महादीप है ना। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਉਹ ਹੋਰ जोड़ते हैं, आसमान ते पताल नूं। आसमान ते पताल नूं जोड़ के वो 9 खंड करदा है। ये 9 खंडां 'च है, मतलब तुसीं धरती की गल ही करी जाओ, ये नहीं है तो मतलब आसमान 'च भी जाना है कि नहीं जाना। ब्रह्मंड की गल करदा ना। ब्रह्मंड नूं बाबे नानक ने क्या कहा? भाव खंडन। खंडन तो टुकड़े है ना। ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है ना, आरती कर रहा है। उसने आरती पुरी में जाकर गाया था कि भाई ये आप थाली लेकर करते हैं, ये पूरे का पूरा गगन है जो, ये एक थाली है, इसमें तारे हैं जो वो दीपक हैं, जो आपने वहाँ धूप रखी हैं, जो पहाड़ों में से सुगंधी आ रही है, वो हवा जो दरख्त वृक्ष है जो चौर करते हैं, ये तो पूरे का पूरा भावखंडना तेरी आरती शब्द बरते उन्होंने। तो वो यूनिवर्स के बारे में कितना कुछ कहते हैं। तो यूनिवर्स के बारे में उन्होंने शब्द भी दिया, माफ़ करना, बुरा ना मना जो। की मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? एक है सब कुछ, ब्रह्मांड। सतनाम का मतलब है
प्रवान करना, इनू प्रवान करो। अब भी गुरुद्वारों में जाओगे, वहाँ लोग बोलेंगे बोलो सतनाम, इसका मतलब क्या होता है? इसको प्रवान करो। किस बात को? ब्रह्मांड को। जो ब्रह्मांडे सोई खंडे, ये कहते हैं बाबा नानक। जो ब्रह्मांड में है वो पूरे के पूरे खंड, तीन जगह अलग-अलग लोगों का है, ये बाबा नानक का खंड। हर हिस्से में, हर कतरे में वही कुछ है जो ब्रह्मांड में है। तो ये जो ब्रह्मांड, जो गति है, क्या कोई इनके नेम भी हैं? जो सृष्टि को चलाने के नेम हैं, उनको ढूंढ रखा है, और वो 3 नेम, सतनाम बनाया जैसे, वो 3 नेम प्रमाणित हैं। क्या वो? क्या उनका? पहले को वो कहते हैं कि सब कुछ एक है, यूनिटी। एक यूनिटी है ना, इसके भीतर क्या है? स्ट्रगल चल रही है। यूनिटी, आपने जो 3 नेम्स बोले हैं ना, नेम्स, वो पंजाबी में, उसको हिंदी में लॉज बोल या लॉज, नियम मतलब लॉ, नियम और लॉज। नेम ये इंग्लिश वाला शब्द है। मेरी हिंदी दी दुरुस्ती करते रहो, मैं सीखता रहूँगा। आदमी सीखण हार है। नेम हिंदी च भी होंदा है। नियम, ये तो अलग-अलग नियम जगह मिल जाएंगे आपको। मतलब लॉ, 3 लॉ है। लाज मान लीजिए, नियम कहते हैं, लॉ और नियम में अंतर आ जाएगा। फिर एक है कॉन्स्टिट्यूशनल नियम, एक है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ टूट नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टूट सकता है, टूट रहे हैं हर रोज़। इसलिए ये जो शब्द है ना, इनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। नेम, नियम, दूसरे, ये अंतर है। ये किस मूर्त के लिए कौन सा शब्द है, उसके बारे में ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। तो जो ये नेम, नियम, लॉ, क्या नेचर के कोई लॉ हैं? हाँ हैं। क्या है? कि सब कुछ मिला हुआ है, यूनिटी है, उसमें स्ट्रगल चलती है। तो लॉ ऑफ द यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स। स्ट्रगल किसकी होगी? कि कुछ भी, जो भी यूनिटी है वो एक की नहीं है, वो अपोजिशन की, एक दूसरे का अपोजिट है, जो उनकी यूनिटी है। रसमेंट्स की यूनिटी की तरह हर जगह यूनिटी का क्या है कि वो उसके भीतर क्या है? द्वंद्व है, डायलेक्टिक्स है। यूनिटी उसको बनाए रखना चाहती है, स्ट्रगल चलती है कि नया रूप दिया जाए। ये बात समझ आई या नहीं आई? उनका लॉ क्या है? द लॉ ऑफ द यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स। अपोजिट्स ये नेचर में है। जब सोसाइटी में गल करते हैं तो फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। क्लासेस, बुर्जुआ ते प्रोलेटेरिएट है जड़े, वो अपोजिट तो है, मगर क्या है? हॉस्टाइल बन गए ना, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए ना। नेचर में जो बढ़ोतरी कर जाता है, जिसकी पक्ष भारी हो जाता है, जैसे ठंड हो जाए तो फिर बारिश होने का जो ढंग तरीका वो आप जानते हैं, वो नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग हो जाता है। सो ये लॉ ऑफ द यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स, इसका मदर लॉ कौन सा है? वो कौन सी, जो ये जो विरोध विकास है, ये द्वंद्व है, जो डायलेक्टिक्स है, जो इसका मदर डायलेक्टिकल प्रोसेस क्या है?
वो वही है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि मेटेरियलिस्टिक मोशन है, ये टू फोल्ड है। एक क्या है, मैटर इन मोशन है, दूसरी क्या है, मोशन ऑफ मैटर है। इनकी मैटर इन मोशन ही रहे तो कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे आपने एग्जांपल ली कि रॉकेट में या फोटोन किसी के साथ मिले नहीं तो फोटोन ही रहेगा ना। फोटोन जब किसी चीज़ दूसरी के साथ मिलेगा तब फॉर्म चेंज होगी, फॉर्म चेंज होने से नया बनेगा। सो ये यूनिटी नहीं, स्ट्रगल है जो वो विकास को जन्म देती है। ये इस नियम का निष्कर्ष है। तो कई क्या उससे, अगर विस्फोट हो गया तो जो विकर्ण हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बिखर रहा है, अगर वो किसी और के साथ नहीं मिलता तो नया नहीं होगा। तो मिलता है ना वो, जैसे प्रकाश धरती पे के आकर मिलता है तो धरती पर कितने नए से नए फॉर्म्स मैटर है जो रूप अख्तियार करता है। सो इसका बेसिक ये है कि यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स, ये लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है कि ये सीधा नहीं चलता, पहले इसकी मात्रा में, क्वांटिटी में इजाफा होता है, एक स्टेज पर जाकर उसकी क्वालिटी बदल जाती है, उसमें नया गुण आ जाता है, पहले वाला गुण नहीं रहता, एक नए गुण का मालिक हो जाता है। एक बहुत आसान है मगर कई बार कहते हैं कि शायद वो एग्जांपल देना चाहिए या नहीं, मगर मैं आपको समझदार लोग हैं सभी को कहना चाहता हूँ। एक बच्चा है, वो बड़ा होता है, मकदार बढ़ रही है ना उसकी, वेट भी बढ़ रहा है, उसके बाकी शरीर का इजाफा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मगर एक ख़ास स्टेज तक वो बाप बनने का गुण नहीं रखता। क्या रखता है? नहीं रखता। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेज पर जाके हार्मोन चेंज होते हैं तब वो नए गुण वाला, क्या वो एक दिन में आ गए? नहीं, पहले से लेकर पहले मिक़दार बढ़ती गई है, फिर एक स्टेज पर आता है, फिर वो छलांग लगाकर लीप वो चेंज बनती है। लड़की है, मटियार क्यों कहते हैं उसको? कहते हैं ना, हिंदी में पता नहीं क्या कहते होंगे, पंजाबी में मटियार कहते हैं। माँ त्यार से आया हुआ शब्द है। जब वो माँ बनने के काबिल है, वो गुण है। क्या बच्ची माँ बन सकती है? नहीं बन सकती। उसको तो पंजाबी में या हिंदी का मैं कह नहीं सकता, कंजक बोलते हैं, कंजकों को खिलाने का काम करते हैं ना। जब वो इस माँ के गुण वाली नहीं होती तब का पीड़ा जो उसका कंजक का नाम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी जगह देखो पहले मात्रा में बढ़ोतरी होती है। ये मैंने सोसाइटी की एग्जांपल दी है, तो आप मात्रा की एग्जांपल दीजिए। एक कंकर, रोड़ी, बट्टा छोटी, अगर उसकी मात्रा बढ़ी जाए तो उसको रोड़ी कहेंगे आप? इतना बड़ा हो जाए क्या कहेंगे? ईंट कहेंगे। वो 2 मीटर का हो जाए फिर क्या कहेंगे? फिर पत्थर कहेंगे। 2 किलोमीटर का हो जाए फिर क्या कहेंगे? फिर पहाड़ कहेंगे। इसका मतलब मात्रा के बढ़ने से उसका गुण बढ़ गया और उसका नामकरण भी बढ़ गया। पहले वाला नामकरण नहीं रहता। बच्ची को आप मटियार नहीं कह सकते, हर बच्चे को आप गबरू नहीं कह सकते, क्योंकि वो बाप बनने वाले गुण के बाद ही गबरू खवा सकता है। किसी भी चीज़ पर आप देखोगे तो ये नेम लागू होगा। तो पहले मात्रा बढ़ेगी। आप खाना बनाते हो, रोटी तवे पर डाल दी, क्या
वो एकदम बन जाएगी, उसको पलटना भी पड़ेगा। रोटी बनानी है कि फुल्का बनाना है, फुल्के तो रोटी की फर्क होता है। फुल्का वो रोटी को कहते हैं जो फूल जाता है, उसका टेस्ट, क्योंकि वो स्टीम से बना है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल वखरा होता है रोटी से। कैसे पलटोगे तब वो क्या बात होगी भाई? चलो सभी जानते हैं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दी है कि वो एकदम नहीं बनती ना, उसको भी पलटना पड़ता है ना, समय लगता है ना। एक स्टेज पर जाकर फूलने का काम करेगी या पहले ही कर देगी? नहीं करेगी। किसी भी चीज़ पर ये नियम लागू होगा। फिर तीसरा नियम है कि जो पहली चीज़ थी उसका नेगेशन हुआ है, नई चीज उसकी जगह आई है। जो नई उसकी जगह आई है इसका भी नेगेशन होगा, तो इसका नेम है द लॉ ऑफ द नेगेशन ऑफ द नेगेशन। नेगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हाँ, निषेध। जो चीज़ आज होंद में है वो पहले किसी चीज़ का निषेध करके होंद में आई है, इसका भी निषेध होना अनिवार्य है, टलेगा नहीं, लाजमी है, अटल है ये। तो ये तीन नेम क्या कहते हैं कि विकास हो रहा है। तो भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स है, इसके कारण हो रहा है। यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स, हर चीज़ में है ये यूनिटी, हर शरीर में है, हर किनके में है यूनिटी एंड स्ट्रगल। अब तो एटम में आपने देखा ही है ना यूनिटी एंड स्ट्रगल की। अब तो आप पढ़ कर रहे हैं, बेहतरीन एग्जांपल है ना। अब वो कहाँ लेकर जाते हैं? एक सदी पहले वो कोई नहीं जानता था कि भाई एटम किसको कहते थे? छोटी इकाई को, छोटे यूनिट को एटम बोलते थे। आम लोगों को एटम पूछेंगे तो वो बम की शक्ल में ही कहेंगे कि एटम तो बड़ी बला होती है, बला ताकत को कहते हैं। तो एटम छोटी इकाई थी। एक सदी पहले एटम के पार्ट मिल गए। अब कितने मिल गए एटम के पार्ट? शायद 100 के करीब मिल गए। तो इसका मतलब साइंस आगे बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई पदार्थवादियों, आप कहते थे कि सब कुछ मैटर का है, तो और मैटर की जो बुनियाद है वो एटम है, तो अब तो एटम ही नहीं रहा, ये ही कन्वर्ट हो गया किसमें? उसका न्यूक्लियर भी निकला, जो ट्रोन थे न्यूट्रॉन भी निकल आया, उसके गांव कितने हिस्से बन गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका तो सिद्धांत जो आधारहीन हो गया, पदार्थ का तो बेस ही नहीं रहा। वो एनर्जी को कहने लगे ये तो एनर्जी है। तो आपने डेफिनेशन में पहले ही पढ़ा ना कि एनर्जी भी क्या है? मैटर है। मैटर की डेफिनेशन जो इन्होंने पढ़ के सुनाई थी, आप देखेंगे कितने रूप हैं उसके। एनर्जी, अगर एनर्जी E मास है ना, C2 चेंज होती है तो एनर्जी मास बनती है ना, तो मास एनर्जी भी बनता है ना। हमने मास खाया तो शरीर में एनर्जी आई है ना। ये कन्वर्ट होने का, कन्वर्जेशन का सबसे बेहतरीन नमूना हमारा शरीर आपके पास है या नहीं है? सो इस बात को समझने के लिए कि भाई क्यों हो रहा है विकास, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स का नेम है, इसके कारण हो रहा है। तो कैसे हो रहा है कि पहले मिकदार चेंज होती है, फिर उसका गुण चेंज होता है। गुण पहले नहीं चेंज होता,
मगर इसके साथ ही क्या, फिर वो रुक नहीं जाता, जो नया गुण है उसकी मात्रा बढ़ती है, वाइस वर्षा फिर लागू होता है, फिर वो आगे चलता है, वाइस वर्षे का मुड़की वो उसी बात को उल्टा दोहरा के रूप में वो चलता है। तो तीसरा जो नेम कहा कि निगेशन ऑफ द निगेशन, वो क्या कहता है कि इसकी दिशा क्या है, क्या विकास पीछे मुड़ना हो सकता है? विकास आगे बढ़ना है, उन्नत होना है, बेहतर होना है, खराब होना नहीं है। विकास वो तो विनाश है। यहाँ आकर कुछ लोग कहते हैं अगर ये ऐसा ही होता है तो फिर सभी विकास क्यों नहीं हो रहा? उसने उदाहरण दी समझाने के लिए। मुडले जो नींव रखने वाले लोग थे, एंगल्स ने कहा कि ये तीनों की बात करके देखिए। आप बीज ले लीजिए, बीज ज़मीन में बोएंगे, उसका नखेल होगा, पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद उसमें से फली निकलेगी, फिर पौधे का नखेल होगा, फली बनेगी। तो वो पहले से बेहतर दौर में एक दाने से ज़्यादा दाने, पहले से ज़्यादा हंडनसार मात्रा में नए गुण वाले आएंगे या नहीं आएंगे? तो इस ढंग से जब नखेद का कहने लगे तो क्या वो कहते, बीज को ज़मीन चाहिए ना, फिर तो विकास होगा। अगर आप बीज को जला देते हैं, भट्ठी में डाल देते हैं, चूल्हे में डाल देते हैं, फिर विनाश होगा, विकास नहीं होगा। चोन करनी तो हमारा काम है ना कि कब करना है, मगर नियम का उल्लंघन नहीं है। अगर नियम आप तोड़ देते हो, उस नियम को जो है उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए ये तीन नियम हैं जो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही वो दो तीन बातें थी जिसको प्रवर्ग कहते हैं। वो बात समझने के लिए था कि कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट एक जैसे कंसेप्ट है, जो उनका ग्रुप बन जाए तो उनको कैटेगरी कह देते हैं। वो फिर आपको पहले कहा है कि भाई कंसेप्ट जो सीधी धारणा है, नाम के साथ एक मूर्त जुड़ी हुई है, एक स्टेज के बाद वो अमूर्त बन जाता है। जैसे मैंने कहा था कि आप केला, संतरा, माल्टा है, वो सीधा नामकरण है, मगर उनका कॉमन नाम क्या है? अमूर्त नाम क्या है? फ्रूट है, फल है। आप किसी को फल नहीं सर्व कर सकते कि लो जी फल खा लो। फल करना है तो आपको केला, संतरा, माल्टा ही देना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा। मतलब ये केवल मैन, ह्यूमन वो है जिसके पास अमूर्त धारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं। बाकी जानवरों के पास अमूर्त धारणाएं नहीं हैं। अगर अमूर्त धारणाएं आपको समझ नहीं आएगी तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। अगर आप अमूर्त धारणाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, उन धारणाओं को नए समय की धारा के साथ मेल के नवीनीकरण करेंगे उनका, तो भाई वो ठीक बैठेगी। सो ये नेम जानना, कैटेगरी जानना, उसी में कैटेगरी का था ना कि एसेंस होता है किसी चीज़ का, एसेंस के बगैर कोई अपीयरेंस नहीं हो सकता। इसी तरह कंटेंट होता है, कंटेंट मिलकर ही एक फॉर्म बनता है। बना ना कि एक रोड़ी है, जब उसका कंटेंट बड़ा हो गया तो डला बन गया, ईंट बन गई, और बड़ा हो गया तो क्या बन गया? पत्थर बन गया, और बड़ा हो गया तो वो क्या बन गया? पहाड़ बन गया। इस ढंग से उनका कंटेंट है जो उनकी फॉर्म को और निर्धारित करता है, और उस फॉर्म का नाम भी उससे पहले से अलग होता है। किसी पहाड़ को आप रोड़ी कह सकते हैं? ईंट कह सकते हैं?
नहीं कह सकते ना, इसलिए ये नामकरण भी इस ढंग से चलते हैं। सो ये मटेरियलिज्म है जो इनके जो नेम हैं, इन नेम को जब सोसाइटी पर लागू किया जाता है कि सोसाइटी समाज इन नेमों से बाहर नहीं है, ये नेम उस पर लागू करोगे तो फिर आपको सोसाइटी की समझ आएगी कि सोसाइटी है क्या। ये धारणाएं भी निर्मूल बन जाएंगी कि भाई मनुष्य कहाँ से आ गया, किसी बाहरी शक्ति ने पैदा कर दिया कि खुद विकसित हुआ है। अगर मैटर खुद विकसित होकर आया है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मनुष्य भी जीव से कैसे अलहदा हुआ है, कैसे बोलना सीखा है, कैसे हथियार औजार चलाना सीखा है। उनके नाम बदलते हैं। पहले जब वो शुरू करेंगे सुबह, पहले जब आदमी काम करने लगा तो किस चीज़ से करता था? ये दस है ना, दसा नाहा की किरत कहते थे इसको, शब्द है ना। इसका मतलब आज भी ये शब्द मूल है तो निर्मूल नहीं हुआ ना, ये मूल कायम है। फिर क्या हुआ कि किसी संद के साथ करते हैं। कोई पत्थर हो सकता है, कोई हड्डी हो सकती है, कोई लकड़ी हो सकती है, तो ये उसको हम टूल कहते हैं। टूल से काम शुरू हुआ, फिर टूल का विकास होने के बाद टूल का सम्मिलित हो गया, काम मिश्रण हो गया, वो मशीन बन गया। दो तीन काम जो लहजा हो रहे हैं एक ही जगह किए जाएं तो वो क्या बन जाती है? मशीन बन जाती है। तो जब मशीन है जो विकास करके कंप्यूटर के साथ जुड़ गई तो वो रोबोट बन गया। अब STR को जानने के लिए साइंस किमें काम करती है, साइंस ने खोज के जो ज्ञान दे दिया, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रेवोल्यूशनरी कर दिया। उसको इस्तेमाल करने के लिए अब डिवाइस कहते हैं, AI डिवाइस है, जंतर है, वो बोलता भी है, आपकी सेवा भी करता है, आपको पढ़ा भी देगा, आप पूछेंगे तो जवाब भी दे देगा, आपके पास है। उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो पूरी बात कल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का लेक्चर है जो उसमें पूरा करेंगे। आज जो इसमें क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि सब कुछ बोल दिया गया। इसी बात पर लेक्चर देने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी में भाषण देने गया था। क्लास थी, एक नोटिस लगाया पटियाला यूनिवर्सिटी में कि भाई जो क्लास लेना चाहता है फिलॉसफी पर, जो ग्रुप टीचर होगा, 10 साल पहले की बात है, नहीं वो अपना संपर्क करें इस एड्रेस पर। छुट्टी वाले दिन लेक्चर होगा और जो भी इनरोलमेंट करेगा उसको 300 रुपये देना होगा। 10 लेक्चर होंगे बदल के समय पर। जो 10 लेक्चर पूरे करेगा उसको 300 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा, जो आधे करेगा उसको आधे, जो उससे कम करेगा उसको कुछ भी रिफंड नहीं करेंगे। तो PhD करने वाले पटियाला यूनिवर्सिटी के 22 विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया वो। तो मैं वहाँ जो आज लेक्चर दिया है तो उसका एक पार्ट है ना, तो इसी बात पर मैंने 4 लेक्चर दिए 5-5 घंटे के, 2-2 ब्रेक करके। तो आप ये मत समझना कि जितना ही कहा है इतना ही है। ये तो एक परसेप्शन शब्द है ना, क्या कहते हैं हिंदी में, झलक। झलक, एक झलक हो, दोबारा झलक ना हो तो वो झलक बिसर जाती है। अगर वही झलक दोबारा हो, रिपीट हो, तो वो नोशन हो जाती है, ख्याल बन जाती है। अगर उस ख्याल पर आप
मेहनत करो, उसको समझ लो, प्रयास कर लो, तो वो धारणा कंसेप्ट बन जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके लिए एक परसेप्शन थी, चरक थी। आप इसका नोशन बनाएंगे, इसका कंसेप्ट बनाएंगे, इस कंसेप्ट का और निखार लाएंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आपका धन्यवाद। आप डिस्कशन करनी है, क्या करना है वो शुरू करो।